दोस्तों, इन्वेस्टिंग में आपको कोई एकदम डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी को सीख कर फॉलो करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट या एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं मिलते। आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी से भी बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। तो आज हम वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, एक एक्चुअल स्टॉक के एग्जाम्पल के साथ जिसमें वॉरेन बफेट ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया था। और दोस्तों, बहुत लोग मुझे पूछते कि वो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते। तो मैं वेस्टेड ऐप के जरिए यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। हर साल वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की एक एनुअल मीटिंग होती है, जिसको पहले सिर्फ उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स अटेंड करते थे, लेकिन अब वॉरेन बफेट फेमस है तो उनके बहुत सारे फैंस और स्टूडेंट्स भी उसे अटेंड करते हैं। तो 1999 में बहुत सारे लोग वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को क्रिटिसाइज कर रहे थे और बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने एक भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं था। उस टाइम पे यानी 1999 में बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स थे जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। जैसे एक 29 ईयर के इन्वेस्टर ने 1999 में अपना खुद का म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था, जिसका नाम था जेकब इंटरनेट फंड, जिसकी वैल्यू एक ही साल में यानी 1999 में ही 216% ऊपर चली गई थी। और वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो उस साल जरा भी ग्रो नहीं हुआ था और बहुत सारी फाइनेंशियल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वॉरेन बफेट को क्रिटिसाइज करते थे। जैसे दिसंबर 1999 में बैरन्स ने ये आर्टिकल लिखा था, व्हाट्स रॉन्ग वॉरेन, हैज वॉरेन लॉस्ट हिज टच। तो लोग कहते थे कि ये अब बूढ़े हो गए हैं, इन्हें रिटायर होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ एल्डर लोग ऐसे होते हैं बहुत जिद्दी, जो न्यू चीज़ों से अडेप्ट होते नहीं है, नई चीज़ें सीखते नहीं है और गलत होने के बाद भी मानते नहीं है। लेकिन वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने अपने शेयर होल्डर्स को समझाया कि उन्होंने टेक कंपनीज में इन्वेस्ट इसीलिए नहीं किया है क्योंकि उन्हें पता नहीं उन कंपनीज का फ्यूचर कैसा होगा, कौन सी कंपनी फ्यूचर में विनर होगी और उन्हें कैसे वैल्यूएशन पे लिया जाए। तो टेक कंपनीज को अवॉइड करने से इनका फायदा क्या हुआ? तो दोस्तों, अगले ही साल .com बबल बर्स्ट हुआ और 2000 की एनुअल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स ने वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को लंबा स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि वो टेक बबल इतना डेंजरस था कि सिर्फ वो नैस्डैक इंडेक्स ही 75% नीचे गिरा। और दोस्तों, ये इंडेक्स है, स्टॉक नहीं। मेजॉरिटी टेक कंपनीज के स्टॉक्स 80-90% नीचे गए थे। और वही जेकब इंटरनेट फंड में 2000 के स्टार्ट में ही बहुत सारे लोगों ने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। लेकिन जब बबल बर्स्ट हुआ तो उसी एक साल में वो फंड 79% नीचे गिरा। और फिर अगले साल 2001 में वो फंड और 56% नीचे गया। और फिर 2002 में वो फंड और 13% नीचे गया, जिसकी वजह से उन इन्वेस्टर्स को टोटल 92% का लॉस हुआ। मतलब इन शॉर्ट, उन इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डूब गया। और दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक फंड का एग्जांपल लिया है। ऐसे बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स और उनके म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा पैसा उस बबल में लूज किया था। तो हर कुछ सालों में न्यू इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट को क्रिटिसाइज करते थे और वॉरेन बफेट हमेशा सिंपल रूल्स फॉलो करते थे, जिसकी वजह से आज वो एक सक्सेसफुल और अमीर इन्वेस्टर है। और यहीं पे मैं वॉरेन बफेट की एक फेमस लाइन कोट करता हूँ कि इट इज ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट यू फाइंड आउट हु हैज बीन स्विमिंग नेकेड। मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तो सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, अच्छी कंपनीज, बुरी कंपनीज, सारी कंपनीज ऊपर जाती है। इनफैक्ट बुल मार्केट में बुरे स्टॉक्स और जल्दी ऊपर जाते हैं, क्योंकि बुल मार्केट उसी को कहते हैं जब न्यू इन्वेस्टर्स किसी भी रैंडम स्टॉक में उसका सिर्फ नाम या उसका शेयर प्राइस देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक के प्राइस से आपको पता चलेगा ही नहीं कि कौन सी कंपनी से आप एक्चुअल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप कोई हॉट स्टॉक ले लोगे बिना कोई रिसर्च किए जो बहुत फेमस है या किसी के बोलने पे, तो शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन घुमा फिरा के आप उतना ही लॉस ले लोगे या उससे ज्यादा। क्योंकि स्टॉक मार्केट से वही लोग एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करते जिन्होंने एक्चुअली में इन्वेस्ट किया होता है। और ये चीज हमको तब पता चलती है जब बुल मार्केट खत्म होता है या मार्केट क्रैश होता है। तो इसीलिए इट इज ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट यू फाइंड आउट हु हैज बीन स्विमिंग नेकेड, कि कौन एक्चुअली में इन्वेस्ट कर रहा था और कौन उसमें आंख बंद करके गैम्बलिंग कर रहा था। तो दोस्तों, ये था सबसे पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का, कि डोंट लूज मनी। अब दूसरे रूल के लिए आप लोग इमेजिन करो कि आप एक हॉर्स रेस में जाते हो और पता लगाने की कोशिश करते हो कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। और इसी तरह आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। तो वॉरेन बफेट ऐसे टाइम पे साइड में खड़े रहते और उस रेस को एंजॉय करते। कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे कि वो उस सट्टेबाजी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वो उस टाइम पे बस एंजॉय करते। फिर जब रेस खत्म हो जाती है और विनर डिक्लेयर हो जाता है तो वॉरेन बफेट उस जीते हुए घोड़े पे उसकी फ्यूचर की रेस में बैट लगाते। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 20 साल पहले ये पता लगाने की कोशिश करते कि कौन सी टेक कंपनीज फ्यूचर में ज्यादा वैल्यूएबल होगी, तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि वो टाइम पे इतनी सारी टेक कंपनीज होती थी
हर रोज इतने सारे आईपीओ निकलते थे कि आप एज एन आउटसाइडर उन सब कंपनीज को एनालाइज कर सकते ही नहीं थे। जैसे अगर हम सिर्फ मोबाइल फोन की कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ 10 साल पहले ही नोकिया, HTC, सोनी एरिक्सन, LG, सैमसंग, मोटरोला, आईफोन, गूगल नेक्सस, ब्लैकबेरी, माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेल और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स थे। तो अगर आप राइट निकलते हो तो नो डाउट आप एक बहुत बड़ा अमाउंट जीत सकते हो, लेकिन वो जीतने के चांस कितने % है आपको वो भी देखना चाहिए। तो इतनी सारी कंपनीज में बिना रिसर्च किए हुए पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेक्यूलेशन होता है। तो ये था वॉरेन बफे का दूसरा रूल कि इन्वेस्ट, डोंट स्पेक्यूलेट इन बिजनेसेस यू अंडरस्टैंड, क्योंकि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। फिर दोस्तों तीसरा रूल ये है कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक्चुअली में प्रॉफिट कमाती है और उसे रियल कैश में कन्वर्ट करती हो। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि .com बबल के 16 साल बाद ही यानी 2016 में वॉरेन बफे ने उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एक टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी में ही किया। उन्होंने $30 बिलियन एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किए जो उनके पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 50% है। मतलब उनका आधा पोर्टफोलियो सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्टेड है। कुछ लोगों को ये रिस्की लगेगा, कुछ लोगों को ये स्टुपिडिटी लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि सिर्फ 5 साल में ही यानी आज उनका $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अब $120 बिलियन में ग्रो हो चुका है। मतलब 5 साल में ये 4 गुना ऊपर जा चुका है। और इस कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पहले पता है कि ये कंपनी आईफोन्स, कंप्यूटर और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज सेल करती है। तो वॉरेन बफे के बाकी इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हम इस कंपनी का लाइव एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों अगर आपको यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप वेस्टेड के मोबाइल ऐप से कर सकते हो। यहाँ आप बिना कोई ब्रोकरेज या एनुअल मेंटेनेंस फी के साथ यूएस इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। तो इसी वेस्टेड की वेबसाइट से हम एप्पल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे हम एप्पल कंपनी सर्च करेंगे, फंडामेंटल डेटा पे जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट के सेक्शन में इनकम आफ्टर टैक्सेस देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये 48 बिलियन से 94 बिलियन में ग्रो हो चुका है। अब हमें ये जानना है कि क्या ये कंपनी इस प्रॉफिट को एक्चुअली में कैश में कन्वर्ट कर रही है। तो इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 50 बिलियन से 92 बिलियन में ग्रो हो चुका है। तो इनका प्रॉफिट एक्चुअली में कैश में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसके बाद वॉरेन बफे ये देखते हैं कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा रेशियो कितना है। क्योंकि प्रॉफिट तो सब कंपनीज कमाती है, लेकिन कंपनीज उन्हें कैसे यूज करती है ग्रो होने के लिए वो मैटर करता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जब हम स्टॉक एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज लॉन्च करेंगे तो इसे हम एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद वॉरेन बफे ये चेक करते हैं कि क्या वो कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी मोड है। क्योंकि अगर कंपनी के पास मोड नहीं है तो 5 साल वो प्रॉफिट कमाएगी, बहुत मेहनत करके अपने ब्रांड को और अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएगी, लेकिन फिर उसके बाद कोई दूसरी कंपनी आएगी और सारा मार्केट ले जाएगी। जैसे 2003 से लेकर 2008 तक नोकिया मार्केट लीडर थी, सब जगह बस नोकिया की ही बात होती थी। और फिर 2012 तक लोग नोकिया को पूरी तरह भूल चुके थे। फिर 2012 से लेकर 2018 तक सैमसंग एक मार्केट लीडर थी, लेकिन अब इनके हाथ से भी लीडरशिप जा रही है, क्योंकि अब Xiaomi और चाइनीज ब्रांड्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो वॉरेन बफे के हिसाब से ये मोड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उन्हीं के वर्ड्स में, द की टू इन्वेस्टिंग इज नॉट असेसिंग हाउ मच एन इंडस्ट्री इज गोइंग टू अफेक्ट सोसाइटी और हाउ मच इट विल ग्रो, बट रादर डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ एनी गिवन कंपनी एंड अबव ऑल द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दैट एडवांटेज। क्योंकि अगर कंपनी के पास मोड नहीं है, या अगर मोड है लेकिन वो उतना ड्यूरेबल या स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आने वाले 5 या 10 साल में वो कंपनी कहाँ होगी, इस चीज को लेके आप कॉन्फिडेंट हो सकते ही नहीं हो। जैसे जब एक टाइम पे नोकिया ने अपने 6600 और N70 जैसे फोन्स लॉन्च किए थे, तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये कंपनी को सिर्फ अगले 5 साल में ही अपने 90% एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा और इसका शेयर प्राइस फ्यूचर में ऐसा होगा। तो इस मोड के ऊपर हम आने वाले वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हम ऐसी ही टेक कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल और अमेजॉन के मोड को और इनके इकोसिस्टम को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि सक्सेसफुल कंपनीज ऑपरेट कैसे करती है और ग्रो कैसे होती है। फिर इसके बाद वॉरेन बफे ये चेक करते हैं कि वो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। क्या वो मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट करने के लिए फोकस्ड है या सिर्फ अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। फिर वो कितना हॉनेस्ट है और डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। फिर वो अपने कोर बिजनेस पे कितना फोकस्ड है और उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या प्लान कर रहा है, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद वॉरेन बफे एक राइट प्राइस के लिए वेट करते हैं, जहां उनका डाउनसाइड रिस्क एकदम कम हो और अपसाइड पोटेंशियल एकदम ज्यादा। जैसे जब वॉरेन बफे ने इस स्टॉक में 2016 में इन्वेस्ट किया था, तब इसका पी रेशियो सिर्फ 10 का था। तो उस हिसाब से वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट के लिए 3 पॉसिबल आउटकम्स थे।
सबसे पहला तो ये कि अगर ये कंपनी का प्रॉफिट अगले 10 साल के लिए बिल्कुल फ्लैट रहता है, यानी ग्रो ही नहीं होता है, तो भी लॉस होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने इसके लिए ओवर पे किया ही नहीं था। उन्होंने बस इस कंपनी की 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 10 टाइम्स पे किया था। और जैसा मोड इस कंपनी के पास है, वो हिसाब से वॉरेन बफे ने यही कैलकुलेट किया था कि ये कंपनी कम से कम 10 साल के लिए तो सर्वाइव कर ही सकती है, तो इससे बुरा और कुछ हो सकता ही नहीं है। लेकिन अगर इनकी अर्निंग्स ग्रो होती है तो उनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि अर्निंग्स के ग्रो होने से शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। और अगर इनकी अर्निंग्स के साथ इनका प्राइस और इंक्रीज होता है, यानी पीई रेशियो बढ़ता है, तो और भी बढ़िया। मतलब ये था एवरेज केस सिनारियो, ये था गुड केस और ये था बेस्ट केस। और एक्चुअली में हुआ यही बेस्ट केस। इनकी अर्निंग्स भी ग्रो हुई और इनका पी रेशियो भी इंक्रीज हुआ। अभी इनकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है और इनका पी रेशियो ऑलमोस्ट 3 गुना ऊपर जा चुका है। और इसीलिए वॉरेन बफे का इन्वेस्टमेंट आज 4 गुना ऊपर है। और यही रीजन था जिसकी वजह से वॉरेन बफे ने इसको अपने पोर्टफोलियो में 50% इंक्लूड किया, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है और जब वो आती है तो हम वैल्यू इन्वेस्टर्स को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कंपनी पहले जितनी स्ट्रांग थी, आज ये उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो इसीलिए पुराने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो लोगों को स्टॉक्स को एनालाइज करने की नॉलेज नहीं होती है और फिर भी वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो लोग एक साथ 25-30 स्टॉक्स या 8-10 म्यूचुअल फंड्स में रैंडमली इन्वेस्ट कर लेते किसी भी प्राइस पे, बिना उसको समझे, फिर उसे किसी भी प्राइस पे सेल कर देते। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन से ना आपका रिस्क कम होगा और ना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसीलिए फाइनली मैं वॉरेन बफे की एक लाइन कोट करता हूँ कि बाय अ स्टॉक द वे यू बाय अ हाउस, अंडरस्टैंड इट एंड लाइक इट सच that you will be happy to own it in absence of any market। मतलब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो कि अगर स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट भी नहीं करता है तो भी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब दोस्तों, आप लोग मुझसे कहोगे कि जब स्टॉक मार्केट ही नहीं रहेगा तो हम उसके स्टॉक के प्राइस का पता लगाएंगे कैसे और उसको सेल कैसे करेंगे। तो पहली बात ये कि जब हम कोई घर खरीदते तो हम रोज प्रॉपर्टी एजेंट को कॉल करके उसका प्राइस चेक नहीं करते, क्योंकि हमें भी पता है कि शॉर्ट टर्म में उसका प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में बार बार प्राइस चेक करने का मतलब ही क्या है? एक्चुअल ग्रोथ तो लॉन्ग टर्म में ही होगी। और फ्यूचर में जब आपको उसे सेल करना होगा तो आप उसे इस तरह सेल करो जैसे लोग अपने घर को सेल करते हैं। जैसे जब हमें घर को सेल करना होता है तो हम उसके लिए अपने एजेंट को कॉल करते हैं और उस टाइम पे हमें जो मार्केट वैल्यू मिलता है हम उस पर सेल कर देते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप डेली स्टॉक प्राइस के फ्लक्चुएशन पे इतना फोकस नहीं करोगे, बल्कि एक्चुअल उसके बिजनेस पे और उसकी ग्रोथ पे फोकस करोगे और एकदम पीसफुल तरीके से अपनी वेल्थ को ग्रो करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करना हो पूरी दुनिया में से, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। और मुझे ये भी बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल इन्वेस्टिंग होती कैसे है। यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए वेस्टेड की मोबाइल ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।